नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान में हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है सेल बायोलॉजी और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वह न्यूक्लियस के बारे में। हम न्यूक्लियस के बारे में एक दिन पहले हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा सा टॉपिक और आगे लेके चलते हैं अपन। देख क्या होता है, न्यूक्लियस की बात करें तो बेसिकली न्यूक्लियस के बारे में हमने क्या क्या चर्चा कर दी है। पहला काम क्या बताया था हमने केंद्रक के बारे में। केंद्रक के डिस्कवरर कौन थे, खोजकर्ता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। कहाँ की थी इन्होंने? ऑर्किड पादप की रूट के अंदर की थी। कहाँ की थी बेटा? ऑर्किड पादप की जो था उसकी जड़ों में इसकी डिस्कवरी की। पादप की रूट के अंदर बेटा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है बेटा, रॉबर्ट ब्राउन थे। केंद्रक का यदि अपने को अध्ययन करना है तो इसकी जो शाखा होती है, जो इसकी ब्रांच होती है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें केंद्रक के समस्त कार्यों का केंद्रक का अध्ययन किया जाता है, उसे अपने क्या बोलते हैं बेटा? उसे हम कहते हैं कैरियोलॉजी कहते हैं। शाबाश। अब देखो कैरियोलॉजी के से सारा स्टार्ट जो भी काम अपना यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। यदि न्यूक्लियस की वॉल के बारे में पूछा जाए तो, यदि इसकी भित्ति के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे अपन ने? क्या पढ़ा था हमने? कैरियोथिक्का। क्या पढ़ा था बेटा आपने? कैरियोथिक्का। इसको क्या बोलेंगे? कैरियोथिक्का कहेंगे। किसको कहेंगे? केंद्र की भित्ति को बोलेंगे। हम इसको न्यूक्लियर वॉल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? न्यूक्लियर वॉल या केंद्रक झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। ये लो जी, केंद्रक झिल्ली के नाम से भी इसको बोला जाता है। ये टॉपिक इतना क्लियर है ना अपना? अब देखो, अध्ययन की शाखा कैरियोलॉजी, केंद्र की भित्ति कैरियोथिक्का, केंद्र के अंदर पाया जाने वाला जो द्रव्य होता है उसे अपन क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं कैरियोलिम्फ। क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम क्या बोलेंगे? कैरियोलिम्फ बोलेंगे, या बोलेंगे केंद्रक द्रव्य, या बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलेंगे बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ। ठीक है, केंद्रक द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोलिम्फ, केंद्रक द्रव्य, ये सारे नाम जो किसके हैं बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म के नाम है। उसके बाद में अपन क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियस में क्या क्या प्रेजेंट था बेटा? कोई बताएगा मेरे को? क्या क्या चीजें पढ़ती हमने इसके अंदर? हमने इसके अंदर पढ़ा कि इसमें केंद्रक द्रव्य पाया जा रहा है। पहली बात तो हम क्या बोलेंगे? इसके अंदर केंद्रक द्रव्य पाया जा रहा है। केंद्रक द्रव्य में कौन कौन सी चीजें पाई जा रही है? नंबर 1 पे क्या पाई जा रही है बेटा? केंद्रिका। कैसी है ये? झिल्ली रहित है या झिल्ली सहित है? झिल्ली रहित बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? झिल्ली रहित संरचना कहेंगे इसे। इसके ऊपर झिल्ली नहीं पाई जाती। किसका उत्पत्ति स्थल है ये? आरएनए का उत्पत्ति स्थल है। क्या किसका बोलेंगे? आरएनए का उत्पत्ति स्थल कहेंगे। और क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री या राइबोसोम की फैक्ट्री भी कह सकते हैं इसको अपने। राइबोसोम की फैक्ट्री भी इसे अपने कह सकते हैं। चलो, ये चीज इसके अंदर थी। बेसिकली एक केंद्रक के अंदर कितनी केंद्रिकाएं पाई जाती हैं? एक। लेकिन ये माना जाता है कि किसी केंद्र के अंदर 2 प्रकार की केंद्रिकाएं मिलेंगी। एक मिलेगी सत्य केंद्रिका, एक मिलेगी असत्य केंद्रिका। याद रखोगे, कन्फर्म रहेगा। केंद्रिका के खोजकर्ता के बारे में हमने किसके बारे में नाम पढ़ा? फोंटाना। किसके बारे में पढ़ा बेटा? फोंटाना इसकी डिस्कवर थी। फोंटाना ने इसकी डिस्कवरी की थी। केंद्रक द्रव्य में हमने और क्या क्या पढ़ा था? केंद्रक द्रव्य में हमने पढ़ा क्रोमेटिन कण। क्या नाम पढ़ा बेटा? क्रोमेटिन कणों के बारे में पढ़ा। क्रोमेटिन कण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला कौन सा? यूक्रोमेटिन। दूसरा कौन सा? हेट्रोक्रोमेटिन। शाबाश। यूक्रोमेटिन अनुवांशिक रूप से अधिक सक्रिय, हेट्रोक्रोमेटिन अनुवांशिक रूप से कम सक्रिय। पढ़ा आपने? यूक्रोमेटिन की जो प्रक्रिया होती है, यूक्रोमेटिन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाएंगे? केंद्र के बीचों बीच पाए जाएंगे, जबकि हेट्रोक्रोमेटिन केंद्रक झिल्ली के समीप पाए जाएंगे। कन्फर्म हुआ बेटा? केंद्रक झिल्ली के समीप पाए जाते हैं। अपन कह सकते हैं अनुलेखन की प्रक्रिया को स्टार्ट करने वाले कौन है? यूक्रोमेटिन। अनुलेखन की प्रक्रिया को अंत करने वाले कौन है? हेट्रोक्रोमेटिन। अनुलेखन की प्रक्रिया क्या होती है? डीएनए से एमआरएनए का निर्माण, डीएनए से एमआरएनए का निर्माण, एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण। डीएनए से यदि एमआरएनए बनता है तो क्या बोलेंगे? अनुलेखन। एमआरएनए से यदि प्रोटीन बनता है तो क्या बोलेंगे? अनुवादन बोलेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चल रहा हूं, देखिए डायग्राम कैसा बनेगा इसका।
यदि मैं आपको थोड़ा सा सिंपल सा फैक्ट बताऊं कि केंद्र की भित्ति होती कैसी है, ये केंद्र थोड़ा सा इसके अंदर एक फिर बना लेते हैं। आजा आजा, क्या हो रहा है, इसको नहीं बनेगा, इसी में बना देता हूँ, छोड़ो टाइम वेस्ट होगा अपना, इसी में बनाता हूँ। केंद्र की भित्ति कैसी है बेटा? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है ना? कन्फर्म है ये दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग पाया जाता है। इस पे क्या पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे बेटा? अब समझ में आया, मैंने व्हाइट पेज तो लिया था। इस पे क्या पाए जाएंगे? इस पे छिद्र पाए जाएंगे। तो जमा ही मिट गया, कोई बात नहीं। देखो भाई जरा फोकस करें, इस पे पाई जाती है दोहरी झिल्ली कोशिकाएं पाई जाती है, ऐसी इसकी आपको भित्ति दिखाई देगी। ये आपको न्यूक्लियर की वॉल दिखाई देने वाली है। बाहर वाली भित्ति को अपने क्या बोलेंगे? आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्र की बाहरी झिल्ली, और आंतरिक झिल्ली को अपने क्या बोलेंगे बेटा? आंतरिक झिल्ली बोल देंगे। बाहर वाली को बाहर वाली झिल्ली बोल देंगे। ये वाली इस तरीके से पाई जाती है, कुछ ऐसे कर लो आप एक काम करो यार, ऐसे नहीं, गलत हो जाएगा। अपन दूसरे तरीके से करवाता हूँ आपको 2-3 डायग्राम जो है उसके ऊपर सारे के सारे दिखाई देंगे, ठीक है? मैं मेरे एंगल से दूसरा करवाता हूँ आपको। देखिए, अंदर पाई जा रही है आंतरिक झिल्ली, बाहर पाई जा रही है बाहरी झिल्ली। दोनों झिल्लियों के बीच में कौन सा स्थल पाया जा रहा है? परिकेंद्रीय स्थल पाया जा रहा है। कौन सा पाया जा रहा है बेटा? परिकेंद्रीय स्थल पाया जा रहा है। बाहर वाली झिल्ली के ऊपर आपको क्या चीज दिखाई देगी? देखो ये लो, बाहर वाली झिल्ली के ऊपर आपको क्या चीजें दिखाई देंगी? बाहर वाली झिल्ली के ऊपर आपको दिखाई देगा कुछ अंतःप्रदवी जालिकाएं। क्या दिखाई देंगी बेटा? अंतःप्रदवी जालिकाएं दिखाई देंगी। अंतःप्रदवी जालिकाएं कितने प्रकार की हो सकती हैं? अंतःप्रदवी जालिकाएं बेसिकली 2 प्रकार की हो सकती हैं। और ये कौन कौन से प्रकार होंगे? अंतःप्रदवी जालिका के प्रकारों में पहला प्रकार होगा कौन सा? अपन क्या बोलेंगे? अपने बोलेंगे खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। कौन सी बोलेंगे बेटा? खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका बोलेंगे। ये बेटा इसके प्रकार, ठीक है? देखो ध्यान से, केंद्रक है, केंद्रक की भित्ति के अंदर अपने को सबसे पहले क्या दिखाई दे रहे हैं बेटा? सबसे पहले हमें क्या दिखाई दे रहे हैं? इसको क्या बोलेंगे? केंद्रक छिद्र। क्या बोलेंगे बेटा? केंद्रक की भित्ति में पाए जाने वाले छिद्र। इन छिद्रों को बेसिकली किस नाम से जाना जाता है? इनको नाम से जाना जाता है एन्यूलस। क्या बोलेंगे? एनुलस के नाम से जाना जाएगा। ये है एनुलस, छिद्र है। कौन सी प्रोटीन के बनते हैं? अपन बोलेंगे एन्यूलीन प्रोटीन के बनते हैं। कौन सी प्रोटीन के बनते हैं बेटा? ये एन्यूलीन प्रोटीन के बनते हैं। पहला काम। कोई पूछ ले कि ये है क्या, वास्तविकता क्या है? अब ये देखो, ये हमने लिख दिया केंद्र की बाहरी झिल्ली। क्या लिख दिया बेटा? केंद्र की बाहरी झिल्ली, कंफर्म। अब इसके ऊपर अपन क्या करेंगे? आंतरिक झिल्ली बनाएंगे। ये मैंने लिख दिया आंतरिक झिल्ली। ये केंद्र की आंतरिक झिल्ली है, इनर मेम्ब्रेन। 2 झिल्लियां हैं केंद्र की बाहरी झिल्ली बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर वाली को बोलेंगे इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कंफर्म रहेगा। दोनों झिल्लियों के बीच में ये जो स्पेस पाया जा रहा है, ये जो स्थल पाया जा रहा है, ये वाला, इस स्थल को अपन क्या बोलेंगे बेटा? इस स्थल को बोलेंगे पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस। माइटोकॉन्ड्रिया में जो स्थल था उसको कहा था परीमाइटोकॉन्ड्रियल स्थल। हरित लवक में जो स्थल था उसे कहा था हरित लवकीय स्थल या परिलवकीय स्थल कहा था। पेरीप्लास्टिड स्पेस बोला था आपने।
जो केंद्रक के अंदर दो झिल्लियों के बीच में गैप आएगा उसे क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे। लिख दिया मैंने, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। परिकेंद्रकीय स्थल, परिकेंद्रकीय स्थल का नाम दे दिया बेटा। परिकेंद्रकीय स्थल में क्या भरा रहेगा? पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड भरा रहेगा, परिकेंद्रकीय द्रव भरा रहेगा। कहानी समझ में आई? तीनों कोशिकांगों में दोनों झिल्लियों के बीच में मध्य स्थल होगा, मध्य स्थल होगा, मध्य स्थल में मध्य द्रव्य पाया जाएगा, और जो द्रव्य होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? अगर माइटोकॉन्ड्रिया में है तो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड, यदि क्लोरोप्लास्ट में है तो पेरी प्लास्टिडियल फ्लूइड, और यदि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर है, केंद्रक के अंदर है, तो अपने क्या बोलेंगे? पेरी न्यूक्लियर फ्लूइड बोलेंगे। समझ में आया? कन्फर्म रहेगा ये, भूलोगे नहीं। अब सुनो आगे ध्यान से। बाहरी झिल्ली के ऊपर क्या पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? अपने बोलेंगे अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। कन्फर्म रहेगा? अंतःप्रदवी जालिका कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी कौन सी होती है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक को बोलेंगे खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, एक को बोलेंगे चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। इज दैट क्लियर? टॉपिक समझ में आया? ओके। अब केंद्रक की जो बाहरी भित्ति है, देखो बाहरी भित्ति है ये वाली, इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है बेटा? क्या पाया जा रहा है? अंतःप्रदवी जालिका खुरदरी। क्यों है? क्योंकि इसकी बाहरी जो झिल्ली होती है उसके ऊपर क्या मिल रहे हैं बेटा आपको? राइबोसोम्स मिल रहे हैं। क्या मिल रहे हैं बेटा? राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। देखो ये सारे राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया ये दोनों क्या पाए जा रहे हैं बेटा? राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं। जब राइबोसोम पाए जाएंगे तो ऐसी अंतःप्रदवी जालिका क्या कहलाएगी? खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टॉपिक क्लियर? समझ में आया? अब इसमें खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका पाई जा रही है बाहर की ओर, जबकि अंदर की ओर क्या है बेटा? अंदर की ओर, अंदर की ओर कैसी है ये? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बोलेंगे चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। कोई डाउट किसी बच्चे को? हम ये क्वेश्चन बोलेंगे कि केंद्रक द्रव्य या केंद्रक की दो भित्तियां होती हैं, दो झिल्लियां होती हैं। बाहरी झिल्ली पर कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? हम कहेंगे अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। यदि अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर राइबोसोम हो, क्या हो? राइबोसोम हो, तो ये क्या कहलाएगी? खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका। क्या कहलाएगी? खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका कहलाएगी। यदि राइबोसोम न हो तो उसको क्या बोलेंगे? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका कहेंगे। किसी को भाई बंधु को कोई डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। कन्फर्म? ओके बेटा। अब सेकंड, पहला स्तर हमारा आ गया बाहरी झिल्ली, दूसरा आ गया आंतरिक झिल्ली, तीसरा आ गया इसमें केंद्रक छिद्र, चौथा आ गया परिकेंद्रकीय स्थल। अब आंतरिक झिल्ली की बात करें तो आंतरिक झिल्ली का संबंध किसके साथ में अधिक होता है? बोलेंगे केंद्रक द्रव्य के साथ में। किसके साथ में बेटा? ये केंद्रक द्रव्य के साथ में डायरेक्ट टच में रहती है। समझ आई कहानी? केंद्रक की कौन सी झिल्ली केंद्रक द्रव्य के डायरेक्ट टच में रहेगी? आंतरिक झिल्ली टच में रहेगी, केंद्रक द्रव्य के टच में पाई जा रही है। कौन सी झिल्ली केंद्रक द्रव्य के टच में न रहकर कोशिका द्रव्य के टच में रहती है? केंद्र द्रव्य के बाहर क्या है? केंद्र के बाहर क्या है? कोशिका द्रव्य बोलो ना। तो ये किसके टच में रहेगी बेटा? ये रहेगी कोशिका द्रव्य के टच में रहेगी। ये लिख दिया मैंने, ये कोशिका द्रव्य के टच में रहती है। तो समझ आया? केंद्रक झिल्ली केंद्रक द्रव्य को और कोशिका द्रव्य को पृथक पृथक करती है। याद रखोगे? शाबाश। चलता हूं टॉपिक में, आ जाओ अभी ध्यान से। ये बीच में क्या पाया जा रहा है? अभी हमारे पास में ये पाया जा रहा है हमारे पास में न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या पाया जा रहा है बेटा? न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जा रहा है। लिख दिया मैंने, इसको कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक द्रव्य हम इसको कह सकते हैं कैरियोलिम्फ। क्या बोल सकता हूं बेटा मैं इसे? कैरियोलिम्फ भी कह सकता हूं, केंद्रक द्रव्य कह सकता हूं, न्यूक्लियोप्लाज्म कह सकता हूं। उनकी बात ध्यान से,
ओके, आगे चलता है। अब इसमें और क्या मिलेगा? अब इसके अंदर क्या पाई जा रही है अभी हमारे पास में? क्या पाई जा रही है? क्या पाई जा रही है बताओ? क्या पाई जा रही है? ये केंद्रिका है मित्रों। क्या है बेटा? ये केंद्रिका पाई जा रही है, न्यूक्लियोलस है बेटा। लिख दिया मैंने इसके बारे में कि ये केंद्रिका है, ये केंद्रिका है, न्यूक्लियोलस है। क्या बोल देंगे इसके अंदर क्या क्या पाया जा रहा है? आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जा रहा है बहुत ज्यादा मात्रा में, डीएनए की मात्रा कम होती है, होता है डीएनए इसके अंदर भी। ओके, ये हमारे पास में क्या पाया जा रहा है? केंद्रक द्रव्य। कन्फर्म। केंद्रक द्रव्य में क्या मिलेगा? केंद्रक द्रव्य में क्या मिलेगा? केंद्रक द्रव्य में यू क्रोमेटिन्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? यू क्रोमेटिन्स मिलेंगे। केंद्रक द्रव्य के अंदर हेट्रोक्रोमेटिन भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे बेटा? ये लो जी, ये क्या पाए जा रहे हैं? ये हेट्रोक्रोमेटिन्स पाए जा रहे हैं। ये लो, ये हेट्रोक्रोमेटिन्स पाए जा रहे हैं। कन्फर्म हुआ? मैं लिखूं इसके अंदर क्या लिखूंगा? ये क्या मिल रहा है बेटा? ये मिल रहा है यू क्रोमेटिन। क्या मिल रहा है बेटा? यू क्रोमेटिन पाए जाते हैं। हम कह सकते हैं क्रोमेटिन कण पाए जाते हैं। क्रोमेटिन कणों की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती है। पहला होता है यू क्रोमेटिन, जो केंद्र के मध्य में मिलेगा। दूसरा होता है हेट्रोक्रोमेटिन। क्या बोलेंगे बेटा इसे? हेटेरोक्रोमेटिन। ये लो जी, हेटेरोक्रोमेटिन लिख दिया मैंने यहाँ, जो हमेशा केंद्रक भित्ति की ओर या केंद्रक झिल्ली की ओर दिखाई देगा। डाउट क्लियर सभी बच्चों का? कोई दिक्कत किसी को? परेशानी? ठीक है बेटा, समझ आई बात ध्यान से? ये सारा मटेरियल किसके अंदर पाया जा रहा है? केंद्रक द्रव्य के अंदर पाया जा रहा है। मैंने क्या बोला था कि केंद्रक द्रव्य क्या करता है? केंद्रक द्रव्य में क्या होता है? केंद्रक द्रव्य में डीएनए से किसका निर्माण होता है? अरे किसका निर्माण होता है? एमआरएनए का निर्माण होता है। तो हम कह सकते हैं कि अनुलेखन की प्रक्रिया हमेशा कहाँ संपन्न होती है? केंद्रक द्रव्य में संपन्न होती है। अब ये एमआरएनए कहां से निकलकर कोशिका द्रव्य में जाएगा? इन छिद्रों के द्वारा बाहर निकलेगा। कहां निकलेगा बेटा? इन छिद्रों के द्वारा निकलकर कहां आ गया? कोशिका द्रव्य में आ गया। और कोशिका द्रव्य में ऑलरेडी क्या पाए जा रहे हैं? राइबोसोम्स पाए जा रहे हैं, प्रोटीन पाए जा रहे हैं, सब कुछ मिल रहा है। आरएनए पाया जा रहा है, टीआरएनए पाया जा रहा है। आरएनए के तीन प्रकार होते हैं, पढ़ते हैं हम तीन प्रकार, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। पढ़ते हैं तीनों प्रकार के। तीनों प्रकार के आरएनए जो होती हैं उनमें से एमआरएनए, किस प्रकार का एमआरएनए कोशिका केंद्र द्रव्य में आएगा? एमआरएनए आएगा। कौन सा आएगा? एमआरएनए आएगा। बाकी के बचे हुए टीआरएनए और आरआरएनए दोनों कहां मिलेंगे आपको? कोशिका द्रव्य के अंदर पाए जाएंगे। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब केंद्रक द्रव्य में बना हुआ डीएनए से एमआरएनए किस स्थल के द्वारा कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है? क्या बोलोगे? केंद्रक छिद्रों के माध्यम से बाहर आएगा। किसी को कोई डाउट है क्या? बताओ मेरे को। ठीक है, डायग्राम बनाना है अभी या रुक के बना लोगे? रुक के बना लेना, ठीक है, आराम से बना लेना। लेकिन अभी कुछ पैटर्न समझा देता हूँ आपके अंदर, इसके अंदर क्या क्या टॉपिक कैसे कैसे आते हैं। समझा? चलूं आगे मैं? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलता हूँ बेटा, देखो ध्यान से। अभी हमारा जो टॉपिक आ रहा है यहाँ पे वो है केंद्रक द्रव्य, कैरियोलिम्फ, कैरियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या क्या सामान मिलेगा इसके अंदर? इसमें मिलेगा डीएनए, इसमें मिलेगा आरएनए, इसमें मिलेगा प्रोटीन। क्या मिलेगा मित्रों? प्रोटीन कौन कौन सा? इसमें मिलेगा हिस्टोन प्रोटीन भी मिलेगा और नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मिलेगा। कौन सा मिलेगा बेटा? नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी मिलेगा। दोनों प्रकार के प्रोटीन यहाँ पाए जा रहे हैं। प्रोटीन की मात्रा यहाँ पाई जा रही है। प्रोटीन कितना होता है? लगभग 75 से 85% तक मिलने की यहाँ पे आपको संभावनाएं हैं। कन्फर्म हुआ? फिर इस केंद्रक द्रव्य के अंदर क्या मिलेगा? कैल्शियम पैक्टेट और मैग्नीशियम पैक्टेट। और क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा डीएनए पॉलीमरेज। लिख लो, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। फिर मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। फिर इसके अंदर और क्या मिलेगा? एंडोन्यूक्लिएज। ये लो जी, एंडोन्यूक्लिएज। ठीक है, इसके अलावा और राइबोन्यूक्लिएज, राइबोजाइम,
राइबोजाइम्स इत्यादि। ये सारा मटेरियल आपको कहाँ मिलेगा बेटा, कहाँ मिलेगा बेटे, ये मिलेगा आपको केंद्रक द्रव्य के अंदर मिलेगा। एनी डाउट किसी को, प्रश्न समझ में आया सारा का सारा, क्लियर हो गया? आगे चलूं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, सभी ने उतार लिया, ये जल्दी करो फटाफट। हमने टॉपिक क्या पढ़ा था, केंद्रक द्रव्य में कौन सी घटना घटती है? हम बोलेंगे डीएनए से किसका निर्माण होता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। डीएनए हमेशा कैसा होता है बेटा, डबल स्टैंडर्ड। कैसा होता है बेटा, डबल स्टैंड डीएनए होता है, हिंदी में बोलते हैं द्विरज्जुकी प्रकार का होता है। एमआरएनए कैसा होता है, एकल रज्जुकी होता है। कैसा होता है बेटा, ये एकल रज्जुकी होता है। ये निकल कर कहाँ जाएगा, ये जाएगा कोशिका द्रव्य में। कहाँ जाएगा बेटा, ये जाएगा कोशिका द्रव्य में जाएगा। ठीक है, आरएनए के जो प्रकार होते हैं ना, वो 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। ये हमारा राइबोसोम का जो टॉपिक आएगा हम उसमें बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, तो अभी से हमें माथा मारने की आवश्यकता नहीं है इसके अंदर। तो डीएनए से एमआरएनए का निर्माण अनुलेखन प्रक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसे, अनुलेखन कहते हैं। इसे कहा जाता है अनुलेखन प्रक्रिया, ट्रांसक्रिप्शन प्रक्रिया। अच्छा, अगली बात, यदि केंद्रक के बारे में पूछा जाए कि जो केंद्रक है वो किसमें नहीं मिलेगा, ये तो हमने बता दिया। केंद्रक पहली बात कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। कौन सी कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। सुविकसित सुस्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। अपवाद लिखो बेटा, यहां अपवाद लिखो भी, किसमें ये नहीं पाया जाता। अपवाद का मतलब किसमें नहीं पाया जाता, तो इसमें लिखो अपवाद के अंदर बेटा, लिखो स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में, स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में, आरबीसी में एब्सेंट होता है, एब्सेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में, फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में, चालनी नलिकाओं में क्या होता है बेटा, ये एब्सेंट होता है। ये लो, फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में भी ये नहीं पाया जाता। कन्फर्म हुआ, समझ में आया? ओके, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, गुणसूत्र। क्या हो रहा है बेटा, गुणसूत्र, अर्जुन का गांडीव पढ़ाऊंगा आपको मैं, कैसे होता है सुने उसके बारे में ध्यान से। यदि आपने उतार लिया है, मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलने जा रहा हूँ। चलो बेटा, एक तो यार ना ये स्क्रीन जो है ना अपने को, एक मिनट रुको, नेक्स्ट लेनी पड़ेगी, ये इफेक्टिव नहीं है ज्यादा, बढ़िया नहीं लग रही यार, ये ठीक लग रही है। कई चीजें ना इसके ऊपर बढ़िया तरीके से प्रेजेंट हो नहीं पाती। एक तो वाइट कलर इसके ऊपर बहुत ज्यादा उभरता है इसके ऊपर, है ना। अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है बेटा, वो है, सुनो पहले ध्यान, क्रोमोसोम्स। हम बोलेंगे गुणसूत्र, गुणसूत्र। सुनो क्या होता है, गुणसूत्रों के बारे में हम क्या बोलते हैं। हमने केंद्रक कौन सी अवस्था में पढ़ा है, कोशिका विभाजन की कौन सी अवस्था में केंद्रक का अध्ययन होता है। ऑप्शन नंबर 1 अंतरावस्था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। बताओ किसमें होता है। गुणसूत्र के बारे में कौन सी प्रावस्था में पढ़ा आपने, अंतरावस्था में पढ़ा है। कौन सी अवस्था में पढ़ा है, अंतरावस्था, इंटरफेज में पढ़ते हो आप, क्रोमोसोम पढ़ते हो। अब बात आती है कि गुणसूत्र के बारे में पूछा गया, गुणसूत्र है क्या, तो अपने पहले क्या बोलेंगे कि क्रोमोसोम जो होता है वो अंतरावस्था, या कह सकता हूं मैं इंटरफेज प्रावस्था में, इंटरफेज प्रावस्था में कैसे हो जाते हैं बेटा, ये अदृश्य हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं बेटा, अदृश्य हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। सुन गई बात। दूसरा कथन मैं क्या कह सकता हूं
कि क्रोमेटिन पदार्थ जो है, क्रोमेटिन पदार्थ, अब क्रोमेटिन पदार्थ आपको पता है बेटा कौन से पदार्थ है, किसने नाम बताया था ये? अरे क्रोमेटिन पदार्थ का नाम किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। क्रोमेटिन पदार्थ क्या थे? NHC। क्या बोला था ये? नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन थे, या एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट कह सकते हैं अपन इसको। क्रोमेटिन पदार्थ जो होता है ये संघनित होकर, क्या होकर बेटा? क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होकर किसका निर्माण करता है? अपने कह सकते हैं बेटा क्रोमोसोम का निर्माण करता है। ये लो मित्रों, क्रोमोसोम का निर्माण करता है क्रोमेटिन पदार्थ। तो कोई पूछ ले क्रोमोसोम पदार्थ का पूर्ववर्ती किसे कहा जाता है? क्रोमेटिन। तो हम अगले क्वेश्चन पे क्या कह सकते हैं कि क्रोमेटिन पदार्थ जो है, पदार्थ का संघनन होकर किसका निर्माण होता है बेटा? क्रोमोसोम का निर्माण होता है। ये लो, क्रोमोसोम का निर्माण होता है। हो गया निर्माण क्रोमोसोम्स का। अब आता है इसका जर्नल इंट्रोडक्शन। ठीक है भाई, जर्नल इंट्रोडक्शन में क्या बताया जाएगा कि जो इसका संघनित स्वरूप क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बारे में सर्वप्रथम किस बंदे ने बताया? ध्यानपूर्वक देखें बेटा, जल्दबाजी नहीं करनी। किसने बताया? एक वैज्ञानिक आया था बेटा, उसका नाम क्या था? उसका नाम था हाफ मिस्टर, हाफ मिस्टर व कार्ल नेगली। कौन थे बेटा? कार्ल नेगली। इन दोनों बंदों ने क्या बताया? इन्होंने किसका अध्ययन किया था? ट्रांडेस्केंशिया। किसका किया था बेटा? ट्रांडेस्केंशिया। ट्रांडेस्केंशिया जो पादप था, इसके पुंकेसरी रोम जो थे, क्या थे बेटा? पुंकेसरी जो रोम थे, इन रोमों के अंदर अध्ययन किया। पुंकेसरी रोम के अंदर इन्होंने क्या किया बेटा? अध्ययन किया। और अध्ययन करने पर इन्होंने किसका परीक्षण किया? इन्होंने गुणसूत्र का परीक्षण किया। गुणसूत्र का परीक्षण किया। इनको पता नहीं था कि ये गुणसूत्र है, इनको पता नहीं था। इन्होंने सिर्फ ये देख लिया कि ट्रांडेस्केंशिया जो पादप है उसमें पुंकेसरी जो रोम है, उस पुंकेसरी रोम में बहुत सारे क्रोमेटिन पदार्थ पाए जा रहे हैं। कोई विरले हैं, कोई सघन है। यदि विरले हैं तो यूक्रोमेटिन है, यदि सघन है तो हेट्रोक्रोमेटिन। कन्फर्म हुआ बेटा? इन्होंने इन पदार्थों को देखा, लेकिन ये पदार्थों को देखकर इसके बारे में ये नहीं बता पाए कि ये क्रोमोसोम है या नहीं है, कैसी संरचनाएं हैं। तो फिर यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर हम किसका नाम लेंगे? सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम नाम लेंगे, सबसे पहला नाम किसका आता है बेटा जी? स्टार्सबर्गर। किसका नाम आता है बेटा? स्टार्सबर्गर का नाम आता है। स्टार्सबर्गर कौन है? जिन्होंने गुणसूत्र की क्या की थी बेटा? की खोज की थी। इन्होंने बताया था सबसे पहले कि क्रोमेटिन पदार्थ जो है ना, वो संघनित होकर मोटे मोटे लंबी संरचनाएं, धागेनुमा संरचनाओं में परिवर्तित होने जा रहे हैं। बड़ा दर्द कर रहा है। ठीक है, तो इसको क्या नाम दे दिया इन्होंने? स्टार्सबर्गर ने क्या कहा कि ये गुणसूत्र है। लेकिन गुणसूत्र का नामकरण किसने किया था? अगर आ जाए क्वेश्चन कि क्रोमोसोम का नामकरण करने वाला बंदा कौन था, उसका नाम था वाल्डेयर। क्या नाम था बेटा? वाल्डेयर नाम। इन्होंने किया था नामकरण, इन्होंने क्रोमोसोम नाम दिया, क्रोमोसोम नाम दे दिया। दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है, भूलिएगा नहीं, अच्छी तरीके से स्मरण रखिएगा कि सर ने बताया था कि केंद्रक द्रव्य में पाया जाने वाला क्रोमेटिन पदार्थ ही संघनित होकर, गाढ़ा होकर किसका निर्माण करता है? क्रोमोसोम का निर्माण करता है। क्रोमोसोम का सर्वप्रथम परीक्षण हाफ मिस्टर तथा कार्ल नेगली ने किया था। किसमें किया था? ट्रांडेस्केंशिया पादप के पुंकेसरी रोमों में किया था। गुणसूत्र के खोजकर्ता कौन थे? स्टार्सबर्गर।
कोशिका द्रव्य के खोजकर्ता कौन थे? स्टार्सबर्गर। केंद्रक द्रव्य के खोजकर्ता कौन थे? स्टार्सबर्गर। समझ आई बात ध्यान से? क्लियर हो गई? यदि बात करते हैं नामकरण की, क्रोमोसोम नाम वाल्डेयर के द्वारा दिया गया था। सभी बच्चों ने उतार लिया? नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चल रहा हूं मैं, चलता हूं आगे। देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो, यदि अपने को क्रोमोसोम का अध्ययन करना है, क्या आ रहा है बेटा? हमें क्रोमोसोम का अध्ययन करना है। बेटा स्लाइड पे दिखाई दे रहा है या कम दिखाई दे रहा है? अध्ययन करना है, बढ़िया दिखाई देगा अब आपको। क्रोमोसोम का आपने अध्ययन करना है तो कोशिका चक्कर की कौन सी प्रावस्था में करोगे, या कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में करोगे? लिखेंगे मेटाफेज। किसमें करेंगे बेटा? मेटाफेज। ये बात ध्यान दीजिएगा, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं आपको, सीयूडी या जेट लेवल का। क्या कह रहा है? गुणसूत्र का स्पष्ट अध्ययन करना है। अध्ययन का मतलब गुणसूत्रों को आपने स्पष्ट देखना है। इस अध्ययन का मतलब भी क्या है? स्पष्ट देखना, केवल देखना है कि हमें गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सी अवस्था में दिखाई देंगे? मेटाफेज अवस्था में दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र सघन होकर मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। क्या लिखेंगे? गुणसूत्र या क्रोमेटिन पदार्थ सघन होकर कहां दिखाई देंगे बेटा? मध्य प्लेट पर दिखाई देते हैं, मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। पर व्यवस्थित हो जाते हैं, ये बात ध्यान देना इसके बारे में। चलूं आगे। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये तो हो गया कि आपने क्रोमोसोम को साफ देखना है। यदि आपको प्रत्येक क्रोमोसोम की विशिष्ट आकृति का अध्ययन करना है, अगला क्वेश्चन क्या आता है? क्रोमोसोम की विशिष्ट आकृति की विशिष्ट आकृति देखनी है आपने। विशिष्ट आकृति का यदि आपने अध्ययन करना है तो आप कौन सी अवस्था में देखोगे? एनाफेज प्रावस्था में देखोगे। बताइए, अति महत्वपूर्ण है ये। एनाफेज प्रावस्था में आप इसकी विशिष्ट आकृति का अध्ययन करोगे। क्लियर हुआ? समझ में आया? ये विशिष्ट आकृति है कौन सी? कौन सी आकृति होती है? तो क्रोमोसोम की कितनी विशिष्ट आकृतियां होती हैं बेटा? 4 प्रकार की। पहली शेप कौन सी होती है? वी शेप, पहली वी शेप। दूसरी एल शेप, तीसरी जे शेप, और चौथी आई शेप। ये 4 आकृतियां हैं बेटा इनकी, और चारों आकृतियों को इन स्वरूपों में देखना आप सबसे पहले किसमें, कौन सी प्रावस्था में देखोगे? एनाफेज प्रावस्था में देखोगे, क्योंकि मेटाफेज प्रावस्था में इसका अध्ययन संभव नहीं होता, आप नहीं देख सकते। नंबर 1 की यदि मैं बात करूं कि वी शेप, तो ये आधार क्या है इसका? गुणसूत्रों की आकृति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं अपने यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले अपने शेप के बारे में पढ़ते हैं। गुणसूत्रों का आकार कितना हो सकता है? तो याद रखना बेटा, ये 0.5 माइक्रोन से लेकर लगभग 32 माइक्रोन तक इसका साइज हो सकता है। ठीक है बेटा, ये इसका साइज हो सकता है। अब यदि अपने कहें पहली शेप है वी आकृति। वी आकृति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? इसे कहा जाता है मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक आकृति। मेटासेंट्रिक आकृति का मतलब क्या होता है कि आप सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर बता रहे हो। आप क्या बता रहे हो बेटा? आप सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो मैं अभी हेडिंग लेके चल रहा हूं, यहां तक सभी ने उतार दिया। नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं? ठीक है।
नेक्स्ट स्लाइड पे चल रहा हूं बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, एक तो होता है इसकी स्थिति के आधार पर, एक होता है बेटा इसकी संख्या के आधार पर। तो स्थिति के आधार पे हम क्रोमोसोम के बारे में कितनी आकृतियों का अध्ययन करते हैं? 4 पढ़ते हैं। तो कितने टाइप है बेटा? ये 4 टाइप है। सुनते जाएं ध्यानपूर्वक, पहले सुने, लिखना बाद में, ठीक है बेटा। पहला शेप आता है हमारे पास में, अभी उतारना नहीं है, पहला शेप आता है वी शेप। वी शेप का मतलब क्या होता है? ये हमारे पास में सेंट्रोमियर है, ये एक भुजा और ये इसकी दूसरी भुजा गुणसूत्र की, याद रखोगे। कैसा शेप हो गया ये? वी शेप। क्या ये दोनों भुजाएं इसकी समान है? समान है दोनों भुजाएं, कोई दिक्कत वाली। सेंट्रोमियर कहाँ है? मध्य में है। अगला शेप कौन सी आती है? एल शेप। सुनते जाएं, इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे लिखाता हूं आपको मैं। एल शेप का मतलब क्या है? एल शेप का मतलब क्या है कि सेंट्रोमियर एक यहाँ पाया जा रहा है, ये इसकी एक मुख्य भुजा हो गई और ये इसकी क्या हो गई? अतिरिक्त भुजा हो गई। क्या दोनों भुजाएं समान हैं? क्या दोनों भुजाएं समान हैं? नहीं समान है। एक भुजा बड़ी है, एक भुजा उससे आधी है, छोटी है। तीसरा टाइप हमारे पास में आता है जे शेप। कैसा शेप बेटा? जे शेप। जे शेप की भुजा कैसी होती है? सेंट्रोमियर ये, या आप यूं बना दो इसको, मैं एक और सुंदर तरीका कराता हूँ। सेंट्रोमियर एक तो इसकी होगी मेन बड़ी भुजा और एक क्या होगी इसकी? छोटी सी भुजा। हो गया जे आकृति। अरे जे ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे ही बनाते हैं जे अपने, तो बन गई। अगला कौन सा आता है बेटा? जी चौथी भुजा आई शेप। कौन सा शेप बेटा? आई शेप। आई आकृति की, तो इसकी भुजा कैसी बनती है? ये लो, आई शेप। कन्फर्म हुआ? समझ में आया? अब ध्यान पूर्वक देख। पहला काम, अगर पूछा जाए सेंट्रोमियर, सुनते जाए ध्यान से, लिखना नहीं है अभी। सेंट्रोमियर कहाँ है? बोलेंगे मध्य में। दोनों भुजा समान, दोनों भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। भुजा अनुपात क्या होता है? बराबर। क्या आएगा बेटा? दोनों का यदि आप भुजा अनुपात निकालो कि कौन सी भुजा बड़ी है कौन सी छोटी है, तो क्या लिखोगे? भुजा अनुपात क्या होता है इसके अंदर? बराबर होता है, समान पाया जाता है। ये इसके क्वेश्चन। एल आकृति, इसके बारे में क्या लिखोगे? पहला काम, सेंट्रोमियर सब मेटासेंट्रिक है। ये इसका नाम क्या था? मेटासेंट्रिक। इसका नाम क्या है? सब मेटासेंट्रिक। उपमध्य, क्या लिखेंगे? उपमध्य केंद्री। ये कभी कभी हिंदी में गंदे से नाम आ जाते हैं, रखने, ये याद रखना, उपमध्य केंद्री। दोनों में भुजानुपात असमान। क्या बोलेंगे? भुजा अनुपात असमान। एक भुजा बड़ी एक भुजा छोटी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चल रहा हूं। जे आकृति का, इसे क्या बोलेंगे? मैं इसे, इसका नाम क्या होता है? इसे कहेंगे हम एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे बेटा? एक्रोसेंट्रिक प्रकार के गुणसूत्र। इसमें सेंट्रोमियर कैसा होता है? सेंट्रोमियर की स्थिति क्या लिखेंगे अपने? एक भुजा पूरी बराबर है और दूसरी भुजा बहुत महीन छोटी पाई जा रही है। इसका हिंदी में क्या नाम होता है याद नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन इस 1 मिनट रुको, 1 मिनट, सब समझाता हूँ, रुको, टेंशन क्यों लेते हैं, चिंता नहीं करनी। भुजानुपात क्या लिखेंगे बेटा? सर्वाधिक। सर्वाधिक भुजानुपात पाया जाता है इसके अंदर। और यदि मैं इसकी बात करूं, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर शीर्ष पर, क्या बोलेंगे बेटा? शीर्ष पर। ये उपशीर्ष आएगा, ये क्या आएगा? उपशीर्ष आएगा। वो क्या था? उपमध्य था, ठीक है ना। ये क्या आएगा? सेंट्रोमियर कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? शीर्ष पर दिखाई दे रहा है। और भुजानुपात क्या होता है बेटा? बताओ मेरे को।
इसमें भुजानुपात क्या होता है? एब्सेंट। क्या होता है? क्योंकि भुजा अनुपात हमेशा दो भुजाओं के मध्य होता है, एक भुजा के लिए कोई भुजानुपात नहीं होता। पहला प्रश्न यहाँ पे क्या आता है? पहला प्रश्न आता है, इस प्रकार के गुणसूत्र का नाम क्या है? मेटासेंट्रिक गुणसूत्र। क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे इसका नाम। इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। क्या बोलेंगे बेटा? सब मेटासेंट्रिक प्रकार के गुणसूत्र। ये कौन सा है? इसे कहेंगे एक्रोसेंट्रिक। नाम इसका लिखा ही पड़ा है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक, या क्या नाम दे सकता हूं इसे मैं? ए सेंट्रिक भी कह सकता हूं, ए सेंट्रिक भी कह सकता हूं, ठीक है। या कह सकता हूं अंतः शीर्ष कह सकता हूं, या कह सकता हूं सेंट्रोमियर की स्थिति कहां में पाई जाती है? शीर्ष में पाई जाती है। या कह सकता हूं एक भुजा उपस्थित, दूसरी भुजा अनुपस्थित होती है। उतारो, जल्दी उतारो फटाफट। ये शेप है, ये सारी आकृतियां आपको कौन सी अवस्था में दिखाई देंगी? अरे कौन सी अवस्था में दिखाई देंगी आपको? ये आपको एनाफेज प्रावस्था में दिखाई देगी, ठीक है। सुनिए बात ध्यान से, कोशिका विभाजन की कौन सी प्रावस्था में ये आपको चारों आकृतियां स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली हैं? एनाफेज में। यदि आपने वैसे ही गुणसूत्र को देखना है, नॉर्मल आपने गुणसूत्र को देखना है, तो फिर आप मेटाफेज में देखोगे। आप यदि उस गुणसूत्र की विशिष्ट आकृति के बारे में आपने अध्ययन करना है, तो कहां पे करोगे बेटा? तो एनाफेज के अंदर करोगे। एनाफेज से बढ़िया प्रावस्था और कोई इसके लिए हो ही नहीं सकती, ठीक है। जल्दी उतारे फटाफट। इसके ऊपर क्वेश्चन लिखवा दूंगा, तो आप लिख लो क्वेश्चन। जिन्होंने कर लिया है वो क्वेश्चन लिख लो इसके ऊपर। लो भाई, जिन्होंने क्वेश्चन कर लिए हैं इसके ऊपर क्वेश्चन लिखें। लिखें, मेटासेंट्रिक को एक पेपर के अंदर, क्वेश्चन पेपर के अंदर, जैसे 21 में और 22 के अंदर, 21 और 22, 2021 और 2022 के अंदर जेट में क्वेश्चन आया हुआ है। मेटासेंट्रिक के नाम के लिए लिखा आया था मध्य केंद्रिक गुणसूत्र। तो आप पहला लिखो, मेटासेंट्रिक को मध्य केंद्रिक गुणसूत्र भी कहते हैं। मध्य केंद्रिक गुणसूत्र भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? क्योंकि सेंट्रोमियर जो होता है, गुणसूत्र जो बिंदु है, ये कहां पाया जा रहा है बेटा? ये दोनों भुजाओं के बीच में पाया जा रहा है। तो उसने क्या लिख दिया? मध्य केंद्रिक या मेटासेंट्रिक नाम बोलते हैं इसे। दूसरा था बेटा जी सेंट्रोमियर, एक भुजा बड़ी, एक थोड़ी सी उससे कम होती है, तो इसको बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। उप मध्य केंद्रिक, क्या नाम दिया बेटा इसे? उप मध्य केंद्री प्रकार के गुणसूत्र भी कहा जाता है। और तीसरा होता है बेटा जी एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक के नाम लिखो, एक्रोसेंट्रिक जे प्रकार के लिए क्या बोलते हैं? अग्रबिंदुक। क्या बोलेंगे बेटा? अग्रबिंदुक। तो कहने का मतलब इसको ये बिंदु बोल रहा है। क्या बोल रहा है बेटा इसे? इसे ये बिंदु का नाम दे रहा है। आप इसको अग्रबिंदुक भी कह सकते हैं। एक्रोसेंट्रिक प्रकार के गुणसूत्र को अग्रबिंदुक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अग्रबिंदुक के नाम से भी जाना जाता है। और अंतिम जो टीलोसेंट्रिक है, इसे अंतःकेंद्री भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतःकेंद्रिक के नाम से भी जाना जाता है। भूलोगे नहीं, गलती नहीं करनी आपने। 4 प्रकार के मैंने आपको क्रोमोसोम्स मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखाओ इसके ऊपर फटाफट। यदि आपसे ये पूछ लिया जाए कि दिए गए 4 आकृति के क्रोमोसोम्स में स्तनधारी प्राणियों के अंदर, मानव स्तनधारी प्राणी के अंदर सर्वाधिक पाए जाने वाले गुणसूत्रों का प्रकार कौन सा है? तो बताओ, चारों में से हमारे अंदर सर्वाधिक पाया जाने वाला क्रोमोसोम कौन सा होगा? सर्वाधिक कौन सा है? ये जे प्रकार का। कौन सा? जे प्रकार का। सर्वाधिक भुजानुपात किसमें पाई जाती है? जे प्रकार के में पाई जाती है। तो प्रश्न, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे, नेक्स्ट स्लाइड पे चलो, जल्दी करो फिर, देख क्या रहे हो। सर्वाधिक भुजानुपात किस प्रकार के गुणसूत्रों में पाया जाता है? जे प्रकार के गुणसूत्रों में पाया जाता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा, भूलना नहीं है ये,
ठीक है, जे प्रकार के गुणसूत्रों में सर्वाधिक भुजानुपात पाया जाता है। यदि पूछा जाए सबसे कम भुजानुपात किसमें मिलेगा, सबसे कम भुजानुपात एल में, भुजानुपात अनुपस्थित आई में, भुजानुपात बराबर किसमें मिलेगा। अब प्रश्न समझ में आ गए समझ में या नहीं आए, तरीका दिमाग में पूरा आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, बता दो मेरे को, या मैं एक डायग्राम से वो बता दूं, एक क्वेश्चन और करवाता हूं, चलो आपको फटाफट करो, फटाफट स्लाइड ओपन करें इसको अपने, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चल दिया फिर मैं तो। ये देखो पहला कौन सा है V, दूसरा कौन सा है L, तीसरा कौन सा है J, चौथा कौन सा है I। यहां भुजा अनुपात क्या है, भुजा अनुपात कैसा दिखाई दे रहा है बेटा, यहां दिखाई देगा आपको समान भुजा अनुपात। यदि मैं इसके अंदर आ जाऊं तो इसको अंदर क्या बोलूंगा मैं, भुजा अनुपात, इसको इंग्लिश में पता क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं आर्म रेशियो। क्या बोलते हैं बेटा, आर्म रेशियो, AR कहते हैं। इसमें क्या होगा, भुजानुपात अनुपस्थित होगा, क्योंकि भैया भुजानुपात दो भुजाओं में होता है, एक भुजा में नहीं होता, तो भुजा है ही नहीं है। सर्वाधिक भुजानुपात किसके अंदर मिलेगा, सर्वाधिक भुजानुपात, सर्वाधिक भुजानुपात मिलेगा आपको जे आकृति में। सर्वाधिक विविधता पाई जाती है बेटा इसके अंदर, ये भी लिख लेना, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, विविधता। मैक्सिमम डाइवर्सिटी प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ क्रोमोसोम, वी कैन से जे आकृति का, क्या बोलेंगे एक्रोसेंट्रिक आकृति का। सबसे कम भुजानुपात किसमें मिलेगी, इसमें मिलेगी, कम भुजा अनुपात कहां मिलेगा, यहां मिलेगा। अगर कोई क्वेश्चन पूछ ले, दी गई चार आकृतियां V, L, J, I का आधार क्या है, आप क्या बोलोगे, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, गुणसूत्र बिंदु की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम का हमने पृथक्करण किया है, हमने बता दिया है कि हमारे पास में चार प्रकार के ये पाए जा रहे हैं। कन्फर्म हुआ। अगला क्वेश्चन चलते हैं आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करना था, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूं बेटा मैं, ध्यानपूर्वक देखिए। अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो संख्या के आधार पर और संरचना के आधार पर कैसे कैसे हो सकते हैं, सुनते जाएं, संख्या के आधार पर और संरचना के आधार पर। पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है बेटा, क्या आ रहा है, संख्या के आधार पर, तो मित्रों याद रखिएगा, संख्या के आधार पर हम कह सकते हैं एनिमल के अंदर, प्राणियों में गुणसूत्रों की संख्या ज्यादा और प्लांट्स में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा क्या होती है बेटा, कम होती है। ये लो जी, इनमें संख्या कम मिलेगी, इसमें संख्या क्या मिलेगी बेटा जी, मैक्सिमम मिलेगी। पहला क्वेश्चन। यदि आ जाए संरचना के आधार पर, यदि आ जाए संरचना का जो आधार है, संरचना के आधार पर गुणसूत्र कैसे हो सकते हैं, तो उल्टा हो जाएगा। याद रखना, पादपों के अंदर क्रोमोसोम आकृति में बहुत बड़े और जंतुओं में आकृति के अंदर गुणसूत्र क्या होते हैं, हमेशा छोटे होते हैं। इसको बोलेंगे अपने छोटे हैं, ये कैसे हैं बेटा, अपने बोलेंगे बड़े। कोई डाउट, हमेशा याद रखना, गुणसूत्रों की यदि आकृति पूछ ली जाए तो आप सीधा कहना कि पादपों के गुणसूत्र हमेशा सर्वाधिक बड़े होते हैं जंतुओं की तुलना में। जंतुओं के गुणसूत्र हमेशा आकृति में छोटे मिलेंगे और पादपों के गुणसूत्र हमेशा आकृति में बड़े मिलेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन आ गया कि संख्या के आधार पर गुणसूत्र सर्वाधिक किसमें होते हैं, तो आप बोलोगे प्राणियों में संख्या के आधार पर गुणसूत्र ज्यादा, पादपों में क्या होते हैं, कम होते हैं। कंफर्म हुआ, समझ में आया। चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सभी ने उतार लिया होगा, ये तो उतार दिया। मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चल रहा हूं। देखो कुछ एग्जांपल लेके चल रहा हूं बेटा। सपोज पहला एग्जांपल लेके चल रहे हैं बेटा अपने प्लांट्स के अंदर। ये प्लांट्स के एग्जांपल क्यों लिए हैं,
जेनेटिक लेसन आपका आएगा 5th लेसन 12th बायोलॉजी विज्ञान बायो की बुक का 5th लेसन आता है। इसमें अक्सर अनुवांशिकी के आधार पर गुणसूत्रों की संख्या पूछी जा सकती है, कैसी होती है सुने ध्यान। सबसे पहला एग्जांपल लगाएंगे हम बेटा म्यूकर। क्या लिखेंगे बेटा? म्यूकर। म्यूकर क्या है बेटा? एक प्रकार की कवक है। इसमें कम से कम कितने गुणसूत्र हो सकते हैं? 2n, 2 हो सकते हैं। और आधे पूछेंगे तो क्या लिखेंगे अपने? एक जोड़ी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? एक जोड़ी हो सकते हैं सबसे कम। अगर इसमें सबसे अधिक पूछा जाए, अगर मैक्सिमम पूछ लिया जाए तो एक क्या आती है बेटा जी? फर्न आती है। क्या आती है? एक फर्न। नाम क्या है इसका? ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम है ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम, रेटिकुलेटम। ठीक है बेटा, ये पाई जाती है एक फर्न। उच्चतम लेवल देखा जाए तो इसमें कितने मिलेंगे बेटा आपको? 1260 मिलेंगे। हम कह सकते हैं 630 जोड़ी मिलेंगे। कैसी मिलेंगे बेटा? 630 जोड़ी गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाएंगे। याद रखना, 1230 क्रोमोसोम होते हैं टोटल, और कितने जोड़ी होते हैं ये? 630। आधे कर लो। ये सबसे कम पादपों में, पादपों में इनकी संख्या क्या होती है बेटा? सबसे कम। और ये बेटा क्या होते हैं? सबसे कम नहीं, सबसे छोटे, सॉरी, हाँ, सबसे छोटे और सबसे कम कह सकते हैं। पादपों में ये सबसे बड़े और सबसे अधिक। बस इससे ऊपर आपको क्रोमोसोम पादपों में नहीं मिलेंगे। याद रखोगे? कंफर्म रहेगा? कुछ एग्जांपल्स और लिखो। लिखो जैसे अभी अपने आगे लिखाएंगे मटर का लिखेंगे, फिर हम चौथे नंबर पे कर देंगे कुछ मक्का के बारे में बता दो। ये सारे एनसीईआरटी बोर्ड के हैं, मैं अलग से कुछ नहीं लिखा रहा। ठीक है, फिर उसके बाद में आप कर दो गेहूं के बारे में कर दो। तो ये सारे एग्जाम्पल हम मटर में कितने मिलते हैं? 14। कितने जोड़ी होते हैं? 7। मक्का में कितने होते हैं? 20। कितने? 10 जोड़ी। गेहूं में कितने होते हैं? 42। कितने होंगे? 21 जोड़ी। ये सारे क्रोमोसोम्स की संख्या है। उतार दो फटाफट। ये पादपों के लिए बोला गया है। किसके लिए बोला गया है? ये पादपों के लिए बोला गया है। कुछ और एग्जाम्पल लिखवाता हूं, पेपर के अंदर 1-2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। लिखो 18 में प्रश्न आया हुआ है बेटा, नोट कीजिए। 18 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि ये तो है कवक। क्या है बेटा? ये कवक है। याद रखना, ये नोट लगा लेना, ये कवक है। ये कवकों के बारे में दी गई है। स्टार बनाकर लिखो। यदि पादपों में सबसे कम गुणसूत्र पूछे जाएं, प्लांट में सबसे कम क्रोमोसोम के बारे में बात करें, तो नाम लिखो हैप्लोपेपस ग्रेसिलस। इसका नाम क्या आएगा? हैप्लोपेपस, हैप्लोपेपस ग्रेसिलस, हैप्लोपेपस ग्रेसिलस। ये प्लांट है बेटा, याद रखना। ये पादप है। इसमें कितने मिलेंगे आपको? 4 क्रोमोसोम। कितनी जोड़ी मिलेंगे बेटा जी? 2 जोड़ी। नोट बराबर लगा लेना। ये पादपों में सबसे कम गुणसूत्र है, सबसे कम। और यदि पादपों से भी कम पूछे जाए तो किसमें मिलेंगे आपको? कवक के अंदर। क्या है ये? पहला कवक। पादपों में सबसे कम इसके अंदर आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बराबर किसमें मिलते हैं? इसके बराबर और लिखो, लिखो ब्रायोफाइटा के अंदर। ब्रायोफाइटा में टकाकिया, ब्रायोफाइटा एक एग्जाम्पल है, टकाकिया। उसमें भी कितने होते हैं? उसमें भी 4 मिलेंगे, यानी कि 2 जोड़ी। अलग से लिख रहा हूं मैं। यदि आपको ब्रायोफाइटा में पूछा जाए, अपने बोलते हैं ना कि सबसे पहले जो पादप पृथ्वी पे कौन से आए थे? ब्रायोफाइटा। इसमें एग्जाम्पल क्या था? टकाकिया, टकाकिया। इसमें कितने थे बेटा? टोटल कितने थे? 4। कितने जोड़ी है बेटा? 2 जोड़ी क्रोमोसोम्स मिलेंगे। कन्फर्म हुआ? ये है पादपों के बारे में। पादपों में प्रश्न आ जाए, कैसे लिखोगे पादपों के अंदर? भाई प्लांट के अंदर पाए जाने वाले समस्त गुणसूत्रों की आकृति बड़ी होती है, संख्या कम होती है। अगर अपने हाईएस्ट प्लांट हमने कौन सा देखा है? ऑफियोग्लोसम रेटिकुलेटम। फर्न है एक प्रकार का। और फर्न किसमें आते हैं?
टेरिडोफाइट्स में। किसमें आते हैं बेटा? टेरिडोफाइट्स में आते हैं। ब्रैकेट में लिख लेना टेरिडोफाइट्स, ठीक है बेटा। तो टेरिडोफाइट्स में आ रहे हैं। टेरिडोफाइट में अधिकतम क्रोमोसोम वाला पादप कौन सा है? ऑफियोब्लॉसम रेटिकुलेटम। कितने क्रोमोसोम है बेटा इसके अंदर? 1260। कितने जोड़ी हैं? 630। मतलब पादपों में अधिकतम संख्या इससे ऊपर नहीं जा सकती। इतने ही मिलेंगे आपको। लगाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे लिखो एनिमल्स, जंतुओं में। एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स। अब देखो बेटा, मैंने क्या कहा था कि प्राणियों के अंदर क्या होता है बेटा? गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो क्या होती है? सर्वाधिक। गुणसूत्रों की यदि आकृति पूछी जाए, गुणसूत्रों की जो आकृति होती है वो कैसी होती है बेटा? स्मॉल होती है। कैसी होती है बेटा? स्मॉल होती है। इनमें गुणसूत्र ज्यादा बड़े नहीं होते, आकार छोटा होता है, संख्या ज्यादा होती है। यही लिखवाया था मैंने। ट्रिकी क्वेश्चन क्या था हमारे लिए कि एनिमल की संख्या है अधिक, प्लांट की संख्या है कम। ये संख्यात्मक क्वेश्चन लिखवाया हुआ है मैंने। किसके लिए है बेटा? ये केवल संख्या के लिए है, नंबर्स के लिए है, आकार के लिए नहीं है। आकार हमेशा आपको कहां बड़े मिलेंगे? पादपों में। पीछे वाले टॉपिक में अलग से लिख लो, यदि आपको सबसे बड़ा आकार के क्रोमोसोम पूछे जाए कितने? मैंने क्या बोला था? 5 माइक्रोन से 32 माइक्रोन का साइज। यदि ये 32 से 40 माइक्रोन के साइज के आपको क्रोमोसोम, सबसे विशाल बड़े क्रोमोसोम देखने हैं, तो किस में देखोगे? कौन सा पादप है ये? ट्रिलियम पादप है। लगा लो बेटा हेडिंग। ट्रिलियम पादप के क्रोमोसोम सर्वाधिक लंबे हैं। पूरी सृष्टि के अंदर सर्वाधिक लंबे या बड़े प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, भूलना नहीं है। उनकी बात बेटा, ट्रिलियम पादप जिसके गुणसूत्र सर्वाधिक लंबे माने गए आज तक। ठीक, अब चल रहे हैं अपने प्राणियों की बात कर रहे हैं। प्राणियों में सबसे कम क्रोमोसोम यदि पूछा जाए कि प्राणियों में सबसे कम किसमें मिलेंगे और अधिकतम किसमें मिलेंगे? अधिकतम किसमें मिलेंगे? तो देखो, सबसे कम किसमें मिलेंगे आपको? किसमें मिलेंगे? गोल वर्म, राउंड वर्म। क्या है? एस्कैरिस है। एस्कैरिस। मेगासिफेला, यही है क्या? मेगासिफेला, एस्कैरिस मेगासिफेला। कितने क्रोमोसोम है इसके अंदर? कितने क्रोमोसोम बेटा इसके अंदर? इसके अंदर 2 गुणसूत्र हैं। मतलब कितने जोड़ी हो गए? अरे कितना हुआ? 1 जोड़ी क्रोमोसोम सबसे कम पाया जाने वाला प्राणी, सबसे कम। समझ आई बात बेटा? कोई डाउट तो नहीं है किसी बच्चे को? अब मैं लिखता हूं सबसे अधिक पाया जाने वाला कौन है? तो ये होता है हमारे पास में एक प्रोटोजोआ। क्या नाम है बेटा इसका? नाम क्या है इसका? रेडियोलेयर का क्या? एलोकेंथा। क्या बोलेंगे इसको अपने? एलोकेंथा। रेडियन है एक प्रकार का, रेडियन लार्वा कह सकते हो। ठीक है, ये एलोकेंथा है। इसमें सर्वाधिक कितने पाए जाते हैं बेटा जी? 1600 गुणसूत्र हैं। मतलब कितने जोड़ी हैं? 800 जोड़ी हैं। अब बताओ पादपों में सर्वाधिक कितने थे? पादपों में सर्वाधिक कितने थे? 1260। 1260। कितने जोड़ी हुए? 630। तो जंतुओं में कितने हैं? 1600 गुणसूत्र। कितने जोड़ी? पादपों में ज्यादा हुए, जंतुओं में ज्यादा हुए? जंतुओं में ज्यादा हुए। जंतुओं में ज्यादा हुए बेटा, जंतुओं में ज्यादा हुए। अब क्वेश्चन आता है, जंतुओं के गुणसूत्र ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि आकार में छोटे होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? आकार में छोटे होते हैं। पादपों में गुणसूत्र कम क्यों होते हैं? क्योंकि आकृति में बड़े होते हैं। क्योंकि आकृति में बड़े होते हैं। याद करें वो टॉपिक जब मैंने करवाया था पक्षमाभ और कशाभ। कशाभ आकृति संख्या में 1 या 2 हो सकते हैं और पक्षमाभ सैकड़ों होते हैं। कारण पक्षमाभ सैकड़ों क्यों हैं? क्योंकि आकार बहुत छोटा होता है।
कशाब आकृति में बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि उनका आकार बहुत बड़ा होता है। समझ में आ गई? कुछ एग्जाम्पल्स और लिखो, लिखो कुछ एग्जाम्पल और। मानव हमारे अंदर कितने हैं बेटा? अरे कितने हैं? 46। कितने जोड़ी हो गए? 23 जोड़ी हो गए। हो गए ना? कुछ एग्जाम्पल और लिखो, कुछ एग्जाम्पल और लिखो। लिखो बेटा जी, फल मक्खी, फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। टीएच मॉर्गन का जहाज करवाया था पिछली बार मैंने आपको। टीएच मॉर्गन ने मक्खी की ऐसी की तैसी कर दी थी, इतने एक्सपेरिमेंट किए इसने। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? फल मक्खी। अगला एग्जाम्पल है फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। फल मक्खी ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। नाम लिखो बेटा, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर। कितने क्रोमोसोम है बेटा इसके अंदर? 8। कितने हैं? कितने जोड़ी हो गए? कितने जोड़ी हो गए बेटा? 8 टोटल हैं, तो 4 जोड़ी है बेटा। ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, फल मक्खी बोलते हैं बेटा इसको। ठीक है, फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। मैक्सिमम एक्सपेरिमेंट इसी के ऊपर हुए थे। आगे लिखो, अगला क्वेश्चन करो बेटा। मेंढक राना टिग्रीना, मेंढक, मेंढक राना टिग्रीना 12 जोड़ी यानी कि 24 गुणसूत्र होते हैं इसके अंदर। मेंढक राना टिग्रीना 24 क्रोमोसोम, क्या कह सकते हैं बेटा अपने इसको? 12 जोड़ी, 12 जोड़ी मिलेंगे इसके अंदर आपको। कन्फर्म हुआ? समझ में आया बेटा आपको पूरा का पूरा ये? चलो हो गया कंप्लीट। अब देखो आगे, अगले टॉपिक में चल रहा हूं। क्रोमेटिन शब्द के बारे में बता दिया मैंने। क्रोमेटिन शब्द किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। किसने दिया था? फ्लेमिंग ने। फ्लेमिंग ने फाइलिया नाम किसको दिया था? फ्लेमिंग द्वारा दिया जाने वाला फाइलिया शब्द किसके संबंधित है? किसके साथ संबंधित है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक केंद्रक। किसके साथ में? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखना, भूल मत जाना, ये क्रोमेटिन शब्द बार बार आ रहा है। ये कंप्लीट हुआ, आगे चलता है। आगे देखते हैं। अब देखो, हमने सारे प्लांट के एग्जाम्पल कर दिए, एनिमल के एग्जाम्पल कर दिए। अब एक शब्द आ रहा है बेटा, देखो क्या शब्द आ रहा है। शब्द है कैरियोटाइप। क्या नाम है बेटा? कैरियोटाइप नाम आ रहा है। टाइप नहीं है, कैरियोटाइप है, मेरे से लिखा गया, कोई बात नहीं। कैरियोटाइप शब्द समझो पहले। जहां लिखा आ जाए कैरियो, कैरियो, कैरियो क्या होता है? अरे काचर कैरियो, तो कैरियो, कैरियो शब्द है कैरियो लिम्फ से। किसके साथ में संबंध है बेटा? कैरियो लिम्फ। कैरियो का संबंध है कैरियो प्लाज्म से। कैरियो प्लाज्म का संबंध है प्लाज्मा, सॉरी, कैरियो प्लाज्म से। कैरियोप्लाज्म में क्या पाया जा रहा था? कैरियोप्लाज्म में पाए जा रहे थे क्रोमेटिन पदार्थ। सुन लो पहले ध्यान से, बाद में करना। क्रोमेटिन पदार्थ, क्रोमेटिन पदार्थ का जो संघनन रूप था, कौन सा रूप था बेटा? संघनन होने पर क्या दिखाई दिया हमें? हमें दिखाई दिया गुणसूत्र। और गुणसूत्र जो है, इसकी स्पष्ट आकृति का अध्ययन अगर तो नॉर्मल देखना है तो इसको देखेंगे मेटाफेज में, आकृति का अध्ययन करना है तो किसमें देखेंगे? एनाफेज में। अब सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, ध्यान से क्या सुनना है कि गुणसूत्र के बारे में क्या क्या बताया गया। इन्होंने बताया कैरियोटाइप का मतलब क्या होता है। मतलब समझे पहले, इसका मीन क्या है? इसका मीन है किसी गुणसूत्र पर, क्या? गुणसूत्र बिंदु, गुणसूत्र बिंदु को क्या बोलेंगे अपने? सेंट्रोमियर की स्थिति, मियर की स्थिति। पहला काम गुणसूत्र बिंदु की स्थिति। दूसरा बोलेंगे गुणसूत्र की भुजा। बेटा भुजा देखी थी अपने, भुजा। ओके, सबसे पहले गुणसूत्र बिंदु की स्थिति, गुणसूत्र की भुजा, प्राथमिक संकीर्णन,
प्राथमिक संकीर्णन स्थल व द्वितीयक संकीर्णन स्थल की स्थिति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? कैरियोटाइप कहलाता है। किसी को दिक्कत आई? अब मैं तुम्हें देसी भाषा में समझाता हूं, तुम्हें समझना कैसे इस चीज को। हमने पहले लिखा V लिखा, फिर हमने लिखा L, फिर लिखा हमने J, फिर लिखा हमने I। ओके, इधर फोकस करो, उधर मत देखो, ब्लैक शर्ट पहनी हुई है, इधर देखो ध्यान से। गुण सूत्र पर गुण सूत्र बिंदु इंगा ढला क्यों, इंगा ढला क्यों, इंगा ढला क्यों, इंगा ऊपर ला बिंदु पढ़ लिया बिंदु। फिर पढ़ा ये मतलब सेंट्रोमियर की स्थिति एक ही बात होगी। फिर पढ़ा गुण सूत्र की भुजा, इनकी दोनों बराबर है, एक मोटी है एक थोड़ी सी भी छोटी है, और इंग एक बहुत बड़ी है और एक बहुत छोटी है, इसके अंदर एक भुजा है ही नहीं है। चलो भुजा पढ़ दी। प्राथमिक संकीर्णन, ये गुण सूत्र बिंदु, प्राथमिक संकीर्णन, प्राथमिक संकीर्णन की स्थिति किसके नजदीक है? गुण सूत्र बिंदु या सेंट्रोमियर के नजदीक है या नहीं है? द्वितीयक संकीर्णन, हमने पहले किसके बारे में पढ़ा? प्राथमिक संकीर्णन स्थल। फिर किसके बारे में पढ़ेंगे? द्वितीयक संकीर्णन स्थल की स्थिति का अध्ययन करना क्या कहलाता है? कैरियोटाइप कहलाता है। सबको देसी भाषा में समझ में आ गया कि क्रोमोसोम की संरचना में जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं, जहां जहां दिखाई दे रही हैं, कैसे क्रोमेटिन पदार्थ क्रोमोसोम बना, इसका अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है? कैरियोटाइप। क्या कहलाता है? और स्थिति के आधार पर हमने बता दिया हमारे पास में कितने प्रकार के क्रोमोसोम है? 4 प्रकार के। टाइप V, टाइप L, टाइप J, टाइप I। आप में कौन सा प्रकार सर्वाधिक पाया जा रहा है? घर पे जाके बोलना कि मेरे अंदर J प्रकार का क्रोमोसोम सर्वाधिक मात्रा में पाया जा रहा है। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। क्या बोलेंगे? एक्रोसेंट्रिक। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा में पाया जा रहा है। क्या बोल दिया हमने इसको? कैरियोटाइप कह दिया। अगर मैं आपको बोलूं, जब मैं यहाँ पे गुण सूत्र को बढ़ाऊंगा, सारी सतहें समझाऊंगा, तो बताओ देसी भाषा में क्या बोलेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्या कर रहा हूं बेटा? मैं कैरियोटाइप बना रहा हूं। बना दिया। अगला प्रश्न आता है आइडियोग्राम। क्या आता है? आइडियोग्राम। गुण सूत्र की संरचना के आधार पर गुण सूत्रों को क्रमानुसार रखना, गुण सूत्रों का क्रम निर्धारित करना। कैरियोटाइप के आधार पर गुण सूत्रों का क्रम निर्धारित करना हमने कर दिया ना। पहले V, फिर L, फिर J, फिर I। इसको क्या बोलेंगे? आइडियोग्राम। क्या बोलेंगे? आज का टॉपिक इतना ही रहेगा। कल हमारा ये टॉपिक हम इसको पूरा करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जब भी आप इसकी वीडियो देखें, संबंधित क्वेश्चन यदि आपके दिमाग में आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन डाल दीजिएगा। नेक्स्ट डे आपकी क्लास के आने से पहले आपका क्वेश्चन आपको सॉल्व मिलेगा। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक सभी का थैंक यू, सभी का धन्यवाद।